पिछली कक्षा में हमने आत्मनियंत्रण के बारे में पढ़ा था। वो टॉपिक आपका यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक था जो कि कंप्लीट हो चुका है। आज से हम यूनिट थर्ड स्टार्ट करेंगे। यूनिट थर्ड है स्व का आविर्भाव, द इमर्जिंग सेल्फ। इसमें आपके बहुत सारे जो टॉपिक्स थे वो मैंने आपको लिखवाए थे जब सिलेबस लिखवाया था। एक बार फिर आपको दोबारा से याद दिला रही हूँ कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। यूनिट थर्ड में है फर्स्ट टॉपिक रूढ़िबद्धता और पूर्वाग्रह। उसके अंतर्गत कौन कौन सी रूढ़िबद्धताएं पूर्वाग्रह हैं कुछ लिस्ट आउट करके इसमें आपके सिलेबस में दी गई है। वो है लिंग, वर्ग, जाति, प्रजाति, क्षेत्र, भाषा और धर्म के आधार पे रूढ़िबद्धताएं। फिर नेक्स्ट जो सेकंड टॉपिक है आपकी यूनिट थर्ड का वो है अक्षमता। उसमें मेनली 3 जो क्षेत्र हैं उनका चयन करके उन्हीं क्षेत्रों के आधार पे दी गई है अक्षमता, और उसको किस तरह से आप दूर कर सकते हैं इसके उपाय बताए गए हैं। और इसी यूनिट में आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्वयं को। सेकंड टॉपिक की है स्वयं को आकार देने वाले अभिकरण, परिवार, विद्यालय और संचार। तथा इसी यूनिट का लास्ट टॉपिक है आपका चुनौतीपूर्ण रूढ़िबद्धताएं कि कौन कौन से ऐसे चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप्स हैं जिनको कि हमें चेंज करना है। आज हम यूनिट थर्ड का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है रूढ़िबद्धता और पूर्वाग्रह। रूढ़िबद्धता और पूर्वाग्रह को समझने से पहले हम इसके बारे में जनरल जो बातें होती है रूढ़िबद्धता या पूर्वाग्रह के बारे में उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, रूढ़िबद्धता जो है उसे हम कई नामों से बुलाते हैं, जैसे रूढ़ि युक्तियाँ और स्टीरियोटाइप्स। रूढ़ि युक्तियाँ और स्टीरियोटाइप्स क्या है, एक प्रकार का पूर्वाग्रह भी माना जाता है। पूर्वाग्रह जैसे कि हम आप कह सकते हैं प्रिजुडिस के नाम से जानते हैं। इसमें जैसे बहुत सारे ऐसे पूर्वाग्रह हैं जिनके कारण ही रूढ़िबद्धताएं हमारे समाज में आई हैं। जैसे जो लैंगिक असमानता है जो कि आज हमारी बहुत बड़ी रूढ़ि युक्ति बनी हुई है या रूढ़िबद्धता बनी हुई है, लैंगिक असमानता का जन्मदाता ही कौन है? पूर्वाग्रह ही है। इसी की वजह से देखिए बहुत सारी चीज़ें जो है पूर्वाग्रहों की वजह से ही संपन्न होती है। पूर्वाग्रहों की वजह से ही रूढ़िबद्धताएं भी समाज के अंतर्गत आती हैं। बेसिकली अगर हम रूढ़िबद्धता या रूढ़ि युक्तियों का एक शाब्दिक अर्थ ढूंढे तो रूढ़ियुक्ता जो या रूढ़ि युक्ति जो शब्द है वो अंग्रेजी रूपांतर है स्टीरियोटाइप का। स्टीरियोटाइप जो वर्ड है उसका सबसे पहले प्रयोग किया था वॉल्टर लिपमैन ने। वॉल्टर लिपमैन ने इनकी जो बुक थी पब्लिक ओपिनियन उसमें इस वर्ड का यूज़ किया था स्टीरियोटाइप का। स्टीरियोटाइप का जो या रूढ़ियुक्ता का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि एक तख्ती जो कि सांचे का कार्य करती है। मतलब कि जैसे कोई सांचे में डालकर एक प्रकार की कोई चीज़ या कोई वस्तुएं गढ़ी जा सकती है। एक ही प्रकार की अनेक सारी वस्तुएं गढ़ी जा सकती है। कोई भी एक सांचा जो होता है एक जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मोल्ड होता है, उस मोल्ड के अकॉर्डिंग ही बहुत सारी जो है चीज़ों का निर्माण किया जा सकता है। वैसे ही रूढ़ियुक्तता भी कैसी है, एक ऐसा सांचा है जिसके अनुसार एक ही मानसिकता वाले, एक ही सोच विचार वाले अनेक व्यक्तियों को आप जो है उनका समरूप बना सकते हैं। इससे तात्पर्य यही हुआ कि जैसे सांचे में ढालकर एक प्रकार की अनेक वस्तुएं गढ़ी जा सकती है, वैसे ही अनेक वृत्तियों, विचारों इत्यादि को एक सांचे में ढालकर एक प्रकार का समरूप बनाकर उन्हें व्यक्तियों के मस्तिष्क में अंकित किया जा सकता है। आज के टाइम में आधुनिक समाज में मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो है रूढ़ियुक्त शब्द का प्रयोग अधिक वैज्ञानिक अर्थ में किया जाता है। आजकल इससे तात्पर्य निकाला जाता है किसी समूह के सभी सदस्यों के बारे में विश्वासों का एक ऐसा संग्रह है जिसमें विवेकपूर्ण आधार की कमी होती है। आज के टाइम पे हम इस चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोल रहे हैं कि किसी के ऐसा ग्रुप जिसमें कि लोगों के सभी लोगों का जो विश्वास है एक ही ऐसा विश्वास होता है, विश्वासों का ऐसा संग्रह होता है जिसमें विवेकपूर्ण आधार की
कमी होती है। कभी कभी हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे बिहारी बुद्धू होते हैं, कायस्थ का बच्चा कभी सच्चा नहीं हो सकता, सरदार जी का दिमाग 12 बजे बाद खराब हो जाता है। ये सब जो हम सेंटेंस आप जनरली सुनने को मिल जाएंगे आपको, ये सब क्या है? ये एक तरह की रूढ़ी युक्तियाँ हैं। ये लोगों को सोच बना दी गई है कि जो जैसे ये एक सेंटेंस है, कायस्थ का बच्चा कभी सच्चा नहीं होता, इसे कोई भी पर्टिकुलर नहीं लेगा अपने ऊपर, ये एक समझाने के लिए एग्जाम्पल है। तो ये क्या है, इस तरह की सोच पहले से चली आ रही है, उसी सोच को, उसी सांचे को, उसी सोच विचार को हम आगे भी फॉरवर्ड कर रहे हैं। आप जनरली परिवार में ऐसा बोलेंगे तो छोटे बच्चे क्या हो गए, इसी चीज़ को वो फॉलो करेंगे, उसको उनको लगेगा हाँ मेरे पेरेंट्स हैं या मेरे बड़े बोलते हैं इसका मतलब ये सही है। कहीं अगर मान लीजिए बाई चांस कोई चीज़ ऐसी हो जाती है, कोई ऐसा बच्चा होता है कि भाई मान लीजिए ऐसे जाति विशेष का बच्चा कोई चोरी वोरी करते हुए देख ले, तो आप उस चीज़ को उससे कोरिलेट कर लेंगे और आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा कि हाँ ये सच्ची बात है। इस तरह से जो लोगों की सोच बन जाती है, ऐसी जो उनकी मानसिक अवधारणा बन जाती है, वो क्या कहलाती है? रूढ़िबद्धता। रूढ़िबद्धता हमेशा समाज के लिए घातक होती है। और रूढ़िबद्धता को आप ऐसे एक तरह से हम इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये उन सारी परंपराओं रीति रिवाजों का संग्रह होता है जो कि सामाजिक विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, जिनका उपयोग जो है मानव समाज के लिए निंदनीय और घृणित माना जाता है। ऐसी जो रूढ़ियाँ होती है वो वैज्ञानिक सोच, आधुनिकता और जन कल्याण के विरुद्ध कार्य करती हैं। रूढ़िबद्धता क्या है? पूर्वाग्रह से मिलती हुई अवधारणा है, इसलिए इसमें क्या है, समाज में अविवेकपूर्णता की स्थिति भी ये उत्पन्न करती है। रूढ़िबद्धता जो है एक प्रकार का अवैज्ञानिक निर्णय या प्रत्यय है, जिसके आधार पे क्या होता है, व्यक्ति अन्य व्यक्तियों का वर्गीकरण करता है। और ये वर्गीकरण कैसा होता है? अनुकूल या प्रतिकूल भावनाओं से युक्त होता है। जैसे हम कई बार ऐसा आपको सुनने को मिल जाएगा कि कई लोग मुसलमानों को छोड़िए, हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे हम अमेरिकन निग्रो को जो है बहुत ही हीन भावना से या अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था उन लोगों को वहाँ के समाज में। तो वो क्या था, ऐसा नहीं कि उनमें टैलेंट नहीं होता और नहीं होता, लेकिन उन पुरानी रूढ़िबद्धताओं के कारण व्यक्ति क्या है, उस चीज़ को आज भी फॉलो करता है और उसी तरह की उनकी सोच बनी हुई है, उनका जो है माइंडसेट ऐसा ही है। तो उस हिसाब से वो उसको चेंज नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि नहीं, जो ये लोग बेकार होते हैं, ये सही नहीं होते, अच्छे नहीं होते, इनमें कोई टैलेंट नहीं होता। तो ये रूढ़ि युक्तियाँ है जो कि सामाजिक विकास में बाधक होती हैं। रूढ़ि युक्तियाँ जो होती है सामाजिक रूप से प्रमापीकरण किए हुए प्रत्यय होते हैं जो दूसरे समूहों के संबंध में होते हैं। इस प्रकार इनके द्वारा एक समूह के सदस्य दूसरे समूह के सदस्यों से सरलता और कुशलता से आदान प्रदान कर सकते हैं। इसी के कारण किसी भी समाज में दूसरे समाजों के प्रति निश्चित अवधारणाएं प्रचलित हो जाती है। रूढ़ि युक्तियाँ जो होती है समूह के अंदर जो विभिन्नताएं होती हैं उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देती। ये सिंपल होती है और समय का बचाव तो करती है, लेकिन ये जो वर्गीकरण या सामान्यीकरण करती है वो बिना किसी तर्क की सहायता की जांच किए हुए स्थापित कर देती है। जैसे हम किसी को फिजिकली सुंदर देख के क्या सोच लेते हैं कि इसका तो दिमाग, ये मेंटली भी बहुत समझदार होगा और इसका स्वभाव भी अच्छा होगा। लेकिन हर पीली दिखने वाली चीज़ क्या है? सोना नहीं होती। हर सुंदर दिखने वाला व्यक्ति आवश्यक नहीं है कि बुद्धिमान भी हो, स्वभाव से भी नर्म हो। तो ये क्या है? ये रूढ़ि युक्ति है कि हमने पूर्वाग्रह के आधार पर क्या एक माइंड थॉट बना लिया। इसी तरह से रूढ़ि युक्तियाँ जो होती हैं उनमें परिवर्तन लाना बहुत मुश्किल होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्या है, बाल्यपन में ही बन जाती है, इसलिए इनमें परिवर्तन लाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ऐसा नहीं कि नहीं ला सकते, परिवर्तन लाने में जो है संवेगात्मक रुकावटें आती हैं, लेकिन परिवर्तित किया जा सकता है। ये जो रूढ़ि युक्तियाँ होती हैं वो विश्वासों का एक सेट होती है जिसके आधार पर हम व्यक्तियों को निश्चित वर्गों में बांट देते हैं।
किसी भी वर्ग की कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं जो कि शारीरिक या सामाजिक या सांस्कृतिक हो सकती है, वो निर्धारित कर दी जाती है जिसके आधार पर उस वर्ग के सदस्यों को हमें पहचान लिया जाता है। रूढ़ि युक्तियाँ जो होती हैं वो किसी भी वर्ग के प्रति शील गुण या विशेषताओं को आरोपित करने में लोगों में सहमति नहीं पाई जाती। रूढ़ियुक्तों में एक बात ये भी है कि किसी भी वर्ग या समूह का जो मात्र सदस्य होना इस बात के लिए काफ़ी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी जैसे निग्रो वाला ही लिया है, बस आप सिर्फ निग्रो हो यही उनके लिए काफ़ी है आपके टैलेंट को जज करने के लिए। वो ये नहीं देखते कि निग्रो है तो ज़रूरी नहीं कि हर निग्रो आदमी ही निकृष्ट होगा या बुद्धिहीन होगा, बस वो उन्होंने ये सोच लिया कि निग्रो है तो निकृष्ट होगा। इसी तरह से जैसे मैं कह रही थी आपको कि हिंदू मुस्लिमों में भी कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है कि मुसलमान है इसका मतलब बेकार है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि हर मुस्लिम व्यक्ति बेकार ही होगा और हर हिंदू व्यक्ति अच्छा ही होगा। ये सिर्फ क्या है, आपने किसी की जो पुरानी जो घटनाएं हो रही हैं उनसे हमने एक सेट बना लिया, हमारे विश्वासों का एक सेट बना लिया और बचपन से हम इसी चीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं, इसलिए हमारे अंदर ये रूढ़ियुक्तता बन गई है। तो निष्कर्षतः ये है कि रूढ़ियुक्तों में किसी भी समूह या वर्ग के लोगों के बारे में व्यक्ति एक ऐसा विश्वास कायम कर लेता है जो कि प्राय अविवेकी होता है। उससे कोई भी जो है आप मंद वाली बात नहीं होती है। इसलिए किसी भी परिस्थिति को बिना तर्क सिद्ध उसको मान लेना नहीं चाहिए, एज इट इज़ फॉलो नहीं करना चाहिए। कोई भी विश्वास हो, किसी भी समूह के प्रति हो, किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति हो, उसकी समस्त विशेषताओं और गुणों के आधार पर ही उसके बारे में हमें सोच बनानी चाहिए।